हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। उसका नाम है बीएलएस इंटरनेशनल लिमिटेड। एंड अगर आप इनका बिजनेस मॉडल स्टडी करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसको हम जान लेते हैं। ये एक्चुअली क्या पिछले साल से ये लोग डिस्पाइट कि ये लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इसके बाद भी इनका अगर शेयर प्राइस देखेंगे आप तो करेक्ट हो रहा है। टॉप से लगभग ये 40% गिर चुके हैं। एंड इनका अगर आप फाइनेंशियल पैरामीटर देखें तो भी बहुत शानदार है। आरओई इनका 34% के आसपास है, आरओसी भी 34% के आसपास है। एंड जो इनका करंट पीई है वो भी लगभग 24 के आसपास के पीई पर अवेलेबल है। एंड जो इनका सेल्स ग्रोथ है अभी क्वार्टरली जो क्वार्टर वन FY26 में रिजल्ट आया, इसमें अगर इनका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 44% से इनका सेल्स ग्रो हुआ है। एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 50% से ग्रो हुआ है। एंड ये वर्ल्ड के टॉप टू प्लेयर्स में आते हैं जो इनका वीजा प्रोसेसिंग में एक्चुअली ये लोग काम करते हैं। एंड इनका मार्केट कैप अगर आप देखो तो एक मतलब मिड सेगमेंट की कंपनी है, लगभग 14,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो आइए इनका बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक सा है। एक्चुअली जब हम किसी अदर कंट्री में हम जब विजिट करते हैं किसी भी पर्पज के लिए करते हैं, चाहे वो हम बिजनेस के लिए करते हैं, चाहे जॉब के लिए करते हैं, या स्टडी पर्पज के लिए जा रहे हो, या फिर एज ए टूरिस्ट हम वहाँ पर घूमने जा रहे हो, तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए हमको क्या होता है कि वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। और वो वीजा जब हम अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट के पास वीजा एप्लीकेशन देते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे कि बीएलएस इंटरनेशनल जैसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, इनको आउटसोर्स करती है और इनको वो काम दे देती है और इनको उनके बदले में इनको कुछ पैसा देती है, जो कि इनका मेनली रेवेन्यू का मेन सोर्स है। इनका बिजनेस का लगभग 85% रेवेन्यू इनके वीजा प्रोसेसिंग वाले सेगमेंट से आता है। तो ये लोग बेसिकली वीजा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। एंड अगर आप देखें कि ये लोग वीजा प्रोसेसिंग, पासपोर्ट से रिलेटेड जितने काम है वो भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा जब आप किसी अदर कंट्री में विजिट करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वहाँ पर आपको एक काउंसलर की जरूरत होती है, जो कि एम्बेसी में आप कॉन्टेक्ट करते हैं और एम्बेसी आपको काउंसलर प्रोवाइड करती है। तो ये लोग वो काम भी करते हैं, मतलब कस्टमर को काउंसलर भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा सिटीजन सर्विस, ऐसे सिटीजन सर्विस जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप गवर्नमेंट को या एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये लोग काउंसलर प्रोवाइड करते हैं। प्लस इसके अलावा अदर भी कई सारी प्रॉब्लम होती है जो वहाँ की गवर्नमेंट से आपको मिल के आपको वहाँ पर बात करके या अदर जो फर्दर प्रोसेस है उनको पूरा करके वो सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है। तो वो ये उससे रिलेटेड एंड टू एंड सारी ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं बीएलएस इंटरनेशनल। एंड जो इनका बिजनेस है बेसिकली दो सेगमेंट है इनके बिजनेस के। एक तो इनका वीजा एंड पासपोर्ट वाला है, जो वीजा प्रोसेसिंग एंड काउंसुलर सर्विस वाला बिजनेस है। इसमें ये लोग वीजा प्रोसेसिंग, पासपोर्ट बनवाने से लेके उसमें फर्दर वेरिफिकेशन तक का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, प्लस आपके जो अदर वेरिफिकेशन के प्रोसेस गवर्नमेंट से रिलेटेड वो सारा ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरा सेगमेंट है, और इस वाले सेगमेंट से इनका लगभग 80 to 85% रेवेन्यू आता है। एंड जो दूसरा सेगमेंट है डिजिटल सर्विसेज का, डिजिटल सर्विसेज में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बहुत जो अपने देश में स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो दूर दराज के एरिया, गांव तक, विलेजेज तक और अपने जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उन तक पहुंचाती है। उसके बीच में ये लोग गवर्नमेंट को जो इंटरनेट से रिलेटेड फैसिलिटी गवर्नमेंट को रिक्वायर होती है, नीड होती है, वो ये लोग पूरा करते हैं। मीन्स ये लोग गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। जो गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके लिए आधार कार्ड इनेबल्ड जितने भी सर्विसेज होते हैं, इधर वो आधार कार्ड का एनरोलमेंट हो, आधार कार्ड का आपका जो रजिस्ट्रेशन हो, आपको आधार कार्ड में केवाईसी अपडेट करना है या आधार कार्ड अपडेट करना है, तो ये सारी चीजें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपका इनकम टैक्स का फाइलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो भी ये लोग उसमें उसकी भी सारी सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड जो ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो प्रोसेस होता है उसकी भी सारी फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उन सबको ये लोग पुश करते हैं, उनको गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स को रिमोट एरिया तक, लोकेशन तक या विलेजेस तक या डोर स्टेप तक लेके जाते हैं कंज्यूमर के। इसके अलावा डिजिटल सर्विसेज में इनका एक और पार्ट है, ये लोग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बेसिकली ये शब्द यूज किया जाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो आप देखते होंगे कि जो इंडिया में बहुत से भी ऐसे रूरल एरिया हैं जो इतने इंटीरियर में हैं जहां पर कोई भी बड़ी बैंक या कोई भी बैंक अपनी ब्रांच खोलना नहीं चाहती, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ कस्टमर काफी कम होते हैं। उस केस में क्या करती है बीएलएस सर्विसेज कि वहां पर अपना एक एजेंट लाती है। ऐसे छोटे एरिया में, ऐसे रिमोट एरिया में ये लोग अपना एक अपना एक एजेंट वहां पर बिठाते हैं और वो एजेंट बैंकिंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इधर वो आपका अकाउंट ओपनिंग हो, इधर वो आपका जो आपका पासबुक है उसको अपडेट करना हो, आपको बैलेंस इंक्वायरी जाननी हो, या फिर आपको पैसे जमा करने हो या पैसे निकालने हो,
तो ये सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं और इनके अलग-अलग बैंकों के साथ टाई अप है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है एंड आपका जो पंजाब नेशनल बैंक है उनके साथ इनका टाई अप है, इंडियन ओवरसीज बैंक है इनके साथ इनकी टाई अप है और भी बहुत सारे छोटे बड़े बैंक हैं जिनके साथ इनका टाई अप है और ये उनको बिजनेस करेस्पॉन्डेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उनके बदले में वो बैंक इनको कुछ पैसे पे करता है जो कि इनके रेवेन्यू में ऐड होता है। और ये वाला सेगमेंट जो इनका डिजिटल सर्विस वाला सेगमेंट है, इससे इनको 15% का इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों ये तो हमने इनका पूरा बिजनेस मॉडल भी डिस्कस कर लिया एंड इनका जो करंट में जो इनके फाइनेंशियल डाटा है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो कंपनी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है वीजा प्रोसेसिंग की। एंड आइए अब देखते हैं इन्होंने अपनी क्वार्टर 1 FY26 का इन्होंने रिजल्ट दिया है और जो इन्होंने पीपीटी डिस्प्ले की है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि BLS इंटरनेशनल की इस पीपीटी में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले अगर टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो हम लोग अबाउट BLS इंटरनेशनल देखेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। उसके बाद हम लोग इनका जो अभी क्वार्टर 1 FY26 में रिजल्ट आया था उसके हाईलाइट्स देखेंगे। फिर हम इनका पुराने ईयर्स का प्लस पुराने क्वार्टर्स का जो फाइनेंशियल हाईलाइट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे इंडस्ट्री का ओवरव्यू कैसा है एंड फिर एनेक्चर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं BLS इंटरनेशनल का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो BLS इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो टॉप 2 प्लेयर्स में आता है जो कि वीज़ा, पासपोर्ट, कंसुलर एंड सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये लोग गवर्नमेंट और किसी अदर कंट्री में जो सिटीजन्स रह रहे हैं तो उनके और गवर्नमेंट के बीच में एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। अगर सिटीजन को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनका कॉन्सुलर से उनको मीटअप कराता है एंड उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है अगर सिटीजन से तो वो भी ये उसको भी फैसिलिटेट करते हैं। एंड इनके बिजनेस के 2 सेगमेंट अगर आप देखें, फर्स्ट सेगमेंट इनका वीज़ा एंड कंसुलर पार्ट वाला जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बिजनेस है। इसमें ये लोग वीज़ा, कंसुलर, पासपोर्ट इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरा जो इनका बिजनेस सेगमेंट आता है वो है डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज में ये लोग ई गवर्नेंस एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग अलग स्कीम्स चलाती है जो कि गाँव तक नहीं पहुंच पाते तो उसके लिए लोग अपना खुद का एम्प्लॉय वहाँ रखते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स को जो विलेजर्स हैं या जो रिमोट एरिया में रहते हैं लोग उन तक अपने बिजनेस को पहुँचाते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को पहुँचाते हैं। तो वो डिजिटल सर्विसेज वाले सेगमेंट में आता है। अगर इनका रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखते हैं तो 25% बिजनेस इनके डिजिटल वाले सेगमेंट से आता है एंड 75% रेवेन्यू वीजा एंड कंसुलर वाले पार्ट से आता है। ये इनका टोटल मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में एंड ये लोग 70 कंट्रीज़ के साथ ये ऑपरेशंस करते हैं और 46 अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स इनकी क्लाइंट हैं एंड 360 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन ये लोग प्रोसेस कर चुके हैं। एंड अगर इनके टच पॉइंट्स आप देखते हैं ई सर्विसेज के लिए तो मोर देन 1,44,000 हैं एंड 45,000 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है इनके एंड 1,000 से ज़्यादा ई स्टोर्स अक्रॉस इंडिया है इनके। अगर आप FY25 के फाइनेंशियल देखेंगे तो इनका जो FY25 में फुल ईयर रेवेन्यू था लगभग 2,193 करोड़ का था। अगर इनका पिछले 4 सालों का EBITDA CAGR देखेंगे तो वो भी लगभग 81% का EBITDA CAGR है एंड इन्होंने लगभग 629 करोड़ का EBITDA इन्होंने अर्न किया है थ्रू आउट द FY25 एंड अगर EBITDA मार्जिन देखें तो लगभग 29% के आसपास है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो लगभग 540 करोड़ है और पैट मार्जिन भी लगभग 25% के आसपास है। आगे हम लोग इनके पीपीटी में देखते हैं कि रैशनल जो इनके इन्वेस्टमेंट्स के हैं वो कैसे हैं। तो ये लोग अपने फील्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर काउंट किए जाते हैं एंड इनका एक इस्टेब्लिश्ड मार्केट है। ये अगर देखेंगे आप तो इनको लगभग 20 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का एंड इसके अलावा 70 से ज़्यादा कंट्रीज में ये ऑपरेशंस करते हैं प्लस 46 से ज़्यादा कंट्रीज इनकी क्लाइंट्स हैं एंड इनका जो फोकस है अपना फोकस बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये लोग डिजिटल सर्विसेज में एंटर कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ही डाइवर्सिफिकेशन का इनका बिजनेस का तरीका है एंड सेकेंडली ये लोग इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी अपना कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि ये लोग इसी फील्ड में काम करने वाले कुछ कंपनियों का एक एक्विजिशन कर रहे हैं। जैसे कि एक कंपनी है आई डाटा एंड सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी थी तो उसको इन्होंने उनका एक्विजिशन किया इन्होंने। इसके अलावा जो है कि एक वीज़ा बिजनेस में एक कंपनी थी
आरडी फेडिलिस सॉल्यूशंस, तो उसका इन्होंने एक्विजिशन किया। तो ये इन कंपनियों का एक्विजिशन करके अपने बिजनेस का इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ऑपरेशनल एक्सेलेंस देखें तो ये लोग पार्टनर रन मॉडल की बजाय सेल्फ मैनेज्ड मॉडल के ऊपर अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग अपनी कॉस्ट एफिशिएंसीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट एफिशिएंसीज बढ़ा रहे हैं, और फिर ये लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इनका ऑपरेशनल एक्सेलेंस आएगा। प्लस इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, एंड जो टूर एंड ट्रेवल का जो इंडस्ट्री है उसमें एक्सपेक्टेड है कि FY29 तक वो 8% के CAGR से ग्रो करेगा। एंड जो आउटसोर्सिंग वीज़ा मार्केट है, वीज़ा वाला जो बिजनेस है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि लगभग वो 14% के CAGR से वो FY29 तक ग्रो करेगा। एंड जो ग्लोबल कंसुलर सर्विसेज वाला मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि 32% के CAGR से FY29 तक ग्रो करेगा। तो वहाँ भी इनके लिए काफ़ी, इनके बिजनेस के लिए काफ़ी टेलविंड्स हैं, और इनको अपने बिजनेस का अच्छा स्कोप भी नज़र आता है, क्योंकि उनमें अच्छी खासी ग्रोथ ऑलरेडी उन इंडस्ट्रीज में है, और ये टॉप 2 प्लेयर्स में आते हैं, तो इनमें भी ऑब्वियसली अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है। एंड अगर आप इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो भी काफ़ी रोबस्ट रहा है अब तक का। पिछले 4 सालों में जो इनका रेवेन्यू का CAGR है वो लगभग 37% ये लोग अपने रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। एंड जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी लगभग 81% के रेट से ग्रो कर रही है पिछले 4 सालों में। एंड जो इनका कैश है, इनके पास अच्छा खासा कैश है। FY25 में इन्होंने लगभग 829 करोड़ का कैश इन्होंने जनरेट किया है। एंड इनके जो रिटर्न रेशियो जो भी देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। FY25 में अगर इनका ROC आप देखते हैं तो 22% का है, एंड जो ROE अगर आप देखें तो वो 31% का है। और ये लोग एक मार्केट में एक इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं। इन्होंने 2005 में जो वीज़ा प्रोसेसिंग वाला बिजनेस उसमें एंटर किया था, और इनको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो पोर्तुगीज एम्बेसी है उनसे। एंड 20 सालों के अंदर ही आप देखें तो इनके लगभग 46 गवर्नमेंट इनके क्लाइंट्स बन चुके हैं, 46 अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट्स, एंड 70 से ज़्यादा कंट्रीज में ये अपने ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने सेगमेंट में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सोर्स सेट कर दिया है। अगर आप देखें इनका मार्केट शेयर तो लगभग 17% का मार्केट शेयर इनका बाई वैल्यू है, एंड 10% का मार्केट शेयर इनका बाई वॉल्यूम है वीज़ा आउटसोर्सिंग मार्केट वाले सेगमेंट में। अगर आप इनका वीज़ा एंड कंसुलर बिजनेस देखें तो वो लगभग 4 सालों में उसमें जो रेवेन्यू का CAGR जो इनका ग्रोथ रेट है वो CAGR 30% का CAGR है। मतलब पिछले 4 सालों से वीज़ा वाले सेगमेंट में 30% के रेट से लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड जो इनका नेट रेवेन्यू है उसमें 64% के CAGR से लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड EBITDA अगर आप देखें तो उसमें 73% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर आप देखें तो उसमें भी लगभग 36% के CAGR से नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी बढ़ रहे हैं। अगर आप नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन देखते हैं तो उसमें भी 21% के CAGR से ग्रोथ मिल रही है। मीन्स ये वीज़ा सेगमेंट वाले बिजनेस में तो ज़बरदस्त इनका बिजनेस ग्रोथ है, एंड कंटिन्यूसली ये लोग उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये एंड टू एंड वीज़ा एंड कंसुलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो वीज़ा है, वीज़ा प्रोसेसिंग को आउटसोर्स करते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन भी ये लोग करते हैं, प्लस इसके अलावा डॉक्यूमेंट का जो अटेस्टेशन है वो भी करते हैं ये लोग, बायोमेट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो वीज़ा से रिलेटेड सर्विसेज है वो भी सारा ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप वैल्यू एडेड सर्विसेज में देखेंगे तो ये लोग फोटोकॉपी, कुरियर, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रीमियम लाउंज प्रोवाइड करते हैं, जो फॉर्म फिलिंग है वो, इंश्योरेंस हो गया, SMS अलर्ट हो गया, एंड जो ट्रांसलेशन सर्विसेज है, इसके अलावा मोबाइल बायोमेट्रिक्स है, तो ये सारी फैसिलिटी भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप देखें कि सिटीजन सर्विसेज ये लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं तो उधर आपका जैसे जो पासपोर्ट का रिन्यूएबल है वो ये लोग कराते हैं, एंड जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन है वो भी ये लोग कराते हैं। इसके अलावा जो लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो कराते हैं, प्लस ये लोग रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप्स है वो भी ये लोग कराते हैं, प्लस नोटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं अपने। अगर आप देखेंगे कि मीन्स कि ये लोग एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को प्लस अपने गवर्नमेंट्स को। अगर आप देखें तो ये लोग अपने हॉरिजन्स को कंटिन्यूसली एक्सपेंड किए जा रहे हैं। ये लोग जो G2C वाला सेक्टर है, मीन्स जो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर वाला सेक्टर है, उधर अपने जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ा रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा ये लोग गवर्नमेंट्स को भी कई सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इनका एक सब्सिडियरी है BLS ई सर्विसेज करके, उसके जरिए लोग गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अपना इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी लोग कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं। अगर आप देखें जुलाई 2024 में BLS ने 100% स्टेक iData में एक्वायर कर लिया था, मतलब उनको पूरी तरीके से खरीद लिया था, जो कि एक रीजनल प्लेयर है वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज में।
एंड इसके अलावा अक्टूबर 2024 में BLS ने 100% स्टेक सिटीजन इन्वेस्ट करके कंपनी थे सिटीजनशिप इन्वेस्ट, उसमें इन्होंने एक्वायर कर लिया, तो जो कि एक लीडिंग प्लेयर है रेजिडेंशियल एंड सिटीजनशिप प्रोग्राम्स का। एंड नवंबर 2024 में BLS ने 57% कंट्रोलिंग स्टेक आरडी फिडेलिस सॉल्यूशंस में एक्वायर कर लिया था, जो कि एक लीडिंग लोन डिस्ट्रीब्यूटर है एंड प्रोसेसिंग प्लेयर है इन इंडिया। अगर आप इनके जो डिजिटल सर्विसेज वाला बिजनेस है उसमें देखें तो ये लोग 3 अलग अलग स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहला तो जो इनका बिजनेस करेस्पॉन्डेंट वाला सेगमेंट है, दूसरा ई गवर्नेंस सर्विसेज है, थर्ड असिस्टेड ई सर्विसेज है। तो जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट वाला सर्विस है उसमें ये लोग क्या करते हैं कि अपना एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट मतलब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है कि एक बैंकिंग एजेंट ये लोग बिठा देते हैं ऐसे एरियो में गांव के या फिर जो रिमोट लोकेशन है जहां पर बैंक अपने ब्रांच नहीं खोल सकते हैं, वहां पर अपना ये लोग एक छोटा सा एजेंट वहां बिठा देते हैं जो कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स, उनके बेनिफिट्स एंड जो कस्टमर्स का एनरोलमेंट करना है, बैंक अकाउंट खोलना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, मनी ट्रांसफ़र करना है, या और कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि घर घर जाके लोगों को बताना है, इसके अलावा पासबुक अपडेट करना है और अदर बेसिक बैंकिंग जो सर्विसेज है वो सारा वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग अपना एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ऐसे लोकेशन में सेट कर देते हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दूसरा जो सेगमेंट है डिजिटल सर्विस बिजनेस का, वो है ई गवर्नेंस सर्विसेज वाला सेगमेंट है। इस वाले सेगमेंट में ये लोग कई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो सिटीजन सेंट्रिक होते हैं, जैसे कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इशू करना, पैन एंड आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसको मैनेज करना, आयुष्मान भारत एंड क्वालिटी चेक्स वाले जो जितने भी सर्विसेज होता है वो प्रोवाइड करना। और ये लोग अगर आप देखें ना तो 700 से ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। एंड जो इनका थर्ड वाला सेगमेंट है जो असिस्टेड ई सर्विसेज है, उस सेगमेंट में ये लोग, इनका एक सब्सिडरी कंपनी है BLS ई स्टोर्स करके, BLS ई स्टोर्स करके, तो उसके जरिए ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और उसमें क्या होता है जैसे POS सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं, टिकटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड जो अदर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो रेवेन्यू इनको मिलता है वो रेवेन्यू आता है एज ए रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड जो ट्रांजैक्शन बेस्ड कमीशन मिलता है इनको उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो ये लोग सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा सर्विस चार्जेस के रूप में भी इनको रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ से। इनका जो इबिट्टा मार्जिन है वो जो FY21 में लगभग 8.3% हुआ करता था, जो कि FY25 में बढ़कर 28.7% हो गया, मीन्स 8% से लगभग 29% हो गया इनका इबिट्टा मार्जिन पिछले 4-5 सालों के अंदर। तो वो जो है वो हुआ कैसे, उसके पीछे इन्होंने कई सारे वर्क किए हैं जिससे इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, इनकी स्केलेबिलिटी हायर हुई है। एंड इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट किया जिसके बारे में इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि ऑलमोस्ट इन्होंने जैसे पहले इनका जो बिजनेस मॉडल था वो पार्टनर रन बिजनेस मॉडल था, मीन्स ये लोग छोटे छोटे कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को रन करते थे। लेकिन अभी ये लोग उस फॉर्मेट से अपना पूरा का पूरा बिजनेस उठा के सेल्फ मैनेज मॉडल की तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पार्टनरशिप वाला सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया और ये लोग खुद ही अपने सारे जितना भी बिजनेस है खुद सेल्फ मैनेज कर रहे हैं अभी। एंड इसके अलावा इन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया है जिससे कि इनका जो वीज़ा प्रोसेसिंग वाला बिजनेस है वो स्ट्रीमलाइन हुआ है एंड इनका ऑपरेशंस भी इनके इन्हांस हुए हैं। इसके अलावा फिर इन्होंने क्या किया आगे कि इन्होंने अपनी प्रोसेस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एंड जो इनका रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर किया, IT सिस्टम्स को यूज किया एंड डाटा सेंटर्स का हेल्प लिया है। तो ये कई सारे ऐसे रीजन्स हैं, कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इन्होंने अपनी बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया है। इनका मैनेजमेंट इनके मैनेजमेंट का जो फोकस है वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ऊपर है। अगर इनका रेवेन्यू CAGR आप पिछले 4 सालों का देखें तो लगभग 37% का है। एंड अगर इनका इबिट्टा CAGR देखें पिछले 4 सालों का तो वो 81% का है एंड इबिट्टा मार्जिन इनका 29% के आसपास है पिछले 4 सालों का। एंड अगर आप इनका ROCE देखें तो वो 22% है एंड ROE भी 31% से थोड़ा सा ज़्यादा ही है FY25 में। एंड इनके जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म एंड एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मींस इन कॉन्ट्रैक्ट्स का किसी भी अदर पार्टनर के साथ ओवरलैपिंग नहीं है। एंड जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मोस्टली 5 to 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है उनका। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव है, मीन्स इनको एडवांस में ही पैसा मिल जाता है और ये लोग सर्विसेज बाद में प्रोवाइड करते हैं।
तो इनके वर्किंग कैपिटल में कोई प्रॉब्लम ना अभी है, ना ही फ्यूचर में कभी आने की संभावना है। एंड इनका जो बिजनेस मॉडल है पूरी तरीके से एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, मीन्स इनका अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में कोई ज़्यादा इनका कॉस्टिंग नहीं आता है, पूरी तरीके से एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। और जो फ्यूचर विजिबिलिटी भी अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है, क्योंकि इनके जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मोर देन 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स के हैं। एंड जो अभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल्स जो इनके पास कॉन्ट्रैक्ट जो रनिंग है जिनको रिन्यू होना है वो भी 1 से 2 साल के अंदर मोस्टली रिन्यू होंगे, तो वहाँ से भी इनका अपॉर्चुनिटीज़ है इनके रेवेन्यू ग्रोथ की। तो इनका फ्यूचर विजिबिलिटी भी स्ट्रांग है। एंड इनका जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हेल्दी है। अगर इनके बैलेंस शीट पर आप देखें तो मार्च 2025 में लगभग 928 करोड़ का कैश पड़ा हुआ था। एंड ये कैश इसके बाद भी है कि जब इन्होंने 1000 करोड़ रुपीज़ का FY25 में अपना वेरियस एक्विजिशंस में इन्वेस्टमेंट किया है, इसके बाद भी लगभग 928 करोड़ का कैश इनके पास पड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो मैनेजमेंट अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए कई सारे स्टेप्स ले रहा है, जैसे कि ये लोग अपना जो एग्रेसिव जो बिडिंग है वो एग्रेसिव कर रहे हैं। जो नए नए जो कमिंग टेंडर्स हैं उनके लिए ये लोग हाईली एक्सपीरियंस टीम को रिक्रूट कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और अपनी बिडिंग को काफ़ी एग्रेसिवली ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग अपने जो सर्विस ऑफरिंग है उसको एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, नए नए सर्विसेज में ये लोग जा रहे हैं, कुछ ई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर ये लोग अपना जो सॉल्यूशंस है जो अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, मीन्स एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट ये अपने सर्विसेज को मॉडिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सर्व करते हैं। एंड अपना कुछ ऐसे नए जियोग्राफिक एरियाज है जहाँ पर इनका प्रेजेंस नहीं है उसको ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को भी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अपना जो इनका जो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप है उनको स्ट्रांग बना रहे हैं और उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं। और अपने ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के ऊपर भी काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि अपनी एक ब्रांड बिल्डिंग को स्ट्रांग बना सकें। एंड जो इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन है उसको भी किए जा रहे हैं। कुछ अपने कंप्यूटर कंपनियां उनका एक्विजिशन कर रहे हैं और कुछ अपने इनके बिजनेस में जो और कंपनियां जो छोटी कंपनियां उनका एक्विजिशन कर रहे हैं, जिससे कि ये अपने एक्सपेंशन है अपने बिजनेस का उसको भी इनऑर्गेनिकली उसको एक्सपेंशन किए जा रहे हैं। अब आगे हम इनका जो क्वार्टर और FY26 का फाइनेंशियल रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो उसमें लगभग 44% की ग्रोथ आई है इन क्वार्टर ऑन FY26 कंपेयर टू क्वार्टर ऑन FY25, जो कि FY25 में क्वार्टर ऑन FY25 में लगभग 493 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के अभी लगभग 710 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, तो इसमें 44% की ग्रोथ है। एंड सेम इसी तरह अगर आप इबिट्टा देखें तो इबिट्टा जो 133 करोड़ था वो 53% से बढ़ के लगभग 204 करोड़ हो गया है। एंड अगर आप इसमें ग्रोथ देखेंगे तो जो आपका 28.7% का इनका इबिट्टा मार्जिन हो गया है FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि 27% हुआ करता था FY21 के फर्स्ट क्वार्टर में। एंड अगर आप पैट देखेंगे तो पैट में भी जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24.5% हुआ करता था FY25 में फर्स्ट क्वार्टर में, वो अभी बढ़ के 25.5% हो गया है। और उसमें भी जो कि 120 करोड़ हुआ करता था वो अभी बढ़ के 181 करोड़ हो गया, मीन्स कि लगभग 50% की इनको पैट में ग्रोथ मिली है। एंड यहाँ पर आप क्वार्टर 1 FY26 का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे अगर आप इनका पैट मार्जिन जैसे ये तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली। आगे देखते हैं कि इनका क्वार्टर 1 FY26 में जो सेगमेंट हाइलाइट्स हैं वो कैसे रहे। तो जो इनका फर्स्ट पार्ट था बिजनेस, आपने जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इनके बिजनेस के 2 सेगमेंट है, पहला वीजा एंड कंसुलर सर्विस वाला एंड सेकंड है इनका डिजिटल सर्विस वाला। तो वीजा एंड कंसुलर सर्विस वाला पार्ट है उसमें अगर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 11% की ग्रोथ हुई है। एंड अगर आप इबिट्टा देखें तो इबिट्टा में 53% की ग्रोथ हुई है और जो इबिट्टा मार्जिन है 29.3% हुआ करता तो बढ़ के लगभग 40% हो गया है वीजा एंड कंसुलर वाले सर्विसेज में। एंड इसमें अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखें तो उसमें 34% की ग्रोथ हुई है। एंड नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन देखें तो उसमें 19% की ग्रोथ हुई है। एंड इनका जो दूसरा सेगमेंट है डिजिटल सर्विस वाला, उसमें अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो उसमें 218% की ग्रोथ हुई है। एंड जो इबिट्टा है, इबिट्टा में 53% की ग्रोथ हुई है। एंड इबिट्टा मार्जिन जो है वो थोड़ा सा घटा है, जो 15.2% हुआ करता था इबिट्टा मार्जिन इनका लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, वो भी घट के 7.3% हो गया है। और ये इम्पैक्ट केवल इनके डिजिटल सर्विसेज वाले बिजनेस में है, क्योंकि इनका जो वीजा एंड कंसुलर वाला पार्ट है उसमें अगर आप देखें तो जो उनका इबिट्टा मार्जिन है वो बढ़ा है 29.3% हुआ करता तो बढ़ के 40% हो गया है। अब इनका पुराना अगर फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखेंगे हम, हिस्टोरिकल की हाइलाइट्स,
तो वहाँ पर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर आप देखें कि FY21 से लेकर FY2025 मीन्स लगभग 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 46% के CAGR से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है एंड इनका EBITDA तो 100% के CAGR से बढ़ रहा है। और EBITDA मार्जिन में FY21 में जो 8.3% हुआ करता तो बढ़ के लगभग 29% हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो 81% के CAGR से उसमें ग्रोथ हो रहा है पिछले 5 सालों में एंड जो पैट मार्जिन है वो भी पहले 10.5% हुआ करता था FY21 में, जो कि FY25 में बढ़ के लगभग 25% हो गया ऑलमोस्ट। एंड अगर हिस्टोरिकल की रेशियोज आप देखें तो जो इनका ROCE है FY21 में 11% हुआ करता था, वो भी बढ़ के लगभग 22% हो गया FY25 में। नेट कैश ऑन बैलेंस शीट अगर आप देखें तो FY21 में इनके पास 285 करोड़ हुआ करता था, जो अभी 928 करोड़ हो गया इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। एंड इनका नेटवर्थ में भी अगर आप देखें तो FY21 में 460 करोड़ का इनका नेटवर्थ था, जो भी बढ़ के लगभग 1700 करोड़ हो गया है। आगे अगर आप सेगमेंटेड हाइलाइट्स देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में पिछले 5 सालों में लगभग 30% के CAGR से ग्रोथ आई है एंड ये वीजा एंड कंसुलर वाले सर्विसेज की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड जो EBITDA है, EBITDA में आप देखेंगे कि 73% के रेट से ग्रोथ आई है पिछले 5 सालों में एंड EBITDA मार्जिन में जो 14% हुआ करता था FY22 में, वो बढ़ के अभी 35% के आसपास हो गया FY25 में। एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वीजा एंड कंसुलर वाले पार्ट में देखेंगे तो वो भी FY22 में लगभग 15 मिलियन था, वो अभी बढ़ के ऑलमोस्ट आपका 37.5 मिलियन हो गया है। एंड नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन जो कि FY22 में लगभग इनका 1638 रुपीज़ हुआ करता तो बढ़ के लगभग 2900 रुपीज़ हो गया है अभी FY25 में। एंड जो दूसरा पार्ट है इनके बिजनेस का डिजिटल सर्विसेज वाला, उसमें अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो पिछले 4 सालों में लगभग 79% के CAGR से उसमें ग्रोथ आई है। एंड जो EBITDA है, EBITDA भी लगभग जो FY22 में माइनस में हुआ करता तो भी बढ़ के लगभग 60 करोड़ हो गया FY25 में। एंड जो EBITDA मार्जिन है वो भी 3.4% माइनस में हुआ करता था FY22 में, जो भी बढ़ के लगभग 11% हो गई है। आगे PPT में हम देखते हैं कि इन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ही सेल्फ स्ट्रॉन्ग टेलविंड देखने को मिल रही है। अगर आप ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को देखें तो उसमें लगभग 8%, वो लगभग FY24 से लेकर 29 तक के बीच में एक्सपेक्टेड है कि 8% के CAGR से ग्रो होगा। एंड जो ग्लोबल एयरलाइन पैसेंजर वाला बिजनेस है वो लगभग 3% के CAGR से ग्रो होगा FY29 तक। एंड जो टूरिज्म बाई रीजन एंड ओरिजिन परसेंटेज ऑफ टोटल है, अगर उसको देखेंगे तो वो भी जो यूरोप में है वो FY22 में जो 63% का बिजनेस हुआ करता था वो अभी FY24 में लगभग घट के 52% हो गया है। लेकिन अदर कंट्रीज में जो एशिया एंड पैसिफिक है वहाँ पर बढ़ गया है, वो FY22 में 10% हुआ करता था, जो FY24 में बढ़ के 22% हो गया। एंड जो अमेरिका है, अमेरिका में 16% जो हुआ करता है वो ऑलमोस्ट सेम, ये लगभग अभी भी 15% है। एंड जो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज में जो टूरिज्म था वो 11% था FY22 में, जो अभी भी 24 में भी अगर आप देखें तो 11% ही है। अगर आप ग्लोबल वीज़ा मार्केट को भी देखें तो ग्लोबल वीज़ा में जो टोटल वीज़ा मार्केट है उसमें FY24 से लेकर 29 तक एक्सपेक्टेड है कि 7% के CAGR से ग्रोथ आएगी। एंड जो आउटसोर्सिंग वीज़ा मार्केट है, वीज़ा मार्केट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल वीज़ा मार्केट है, उसमें अगर आप देखें तो लगभग 14% के CAGR से ग्रोथ आएगी। एंड आगे नेक्स्टर्स में हम इनके मैनेजमेंट को देख सकते हैं, ये इनकी लीडरशिप टीम है, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। और फर्दर आगे अगर हम शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन में चलते हैं तो मैनेजमेंट यानी प्रमोटर्स के पास लगभग 70.39% की शेयर होल्डिंग है। एंड जो DII है, DII के पास लगभग 2.87% है। FII के पास लगभग 8.53% है। और जो अदर्स हैं उनके पास लगभग 16% के शेयर होल्डिंग्स हैं। एंड अगर आप इनके टॉप शेयर होल्डर देखेंगे तो उसमें LIC है एंड मे बैंक सिक्योरिटीज़ है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, नवी म्यूचुअल फंड है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग है, एंड सैमको म्यूचुअल फंड है, वैनगार्ड है, 16 स्ट्रीट कैपिटल है। तो ये सारे इनके शेयर होल्डर्स हैं जो टॉप लिस्टेड हैं। तो दोस्तों ये था इनका बिजनेस मॉडल। एंड इनका जो क्वार्टर 1 FY26 में रिजल्ट आया था उसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के अभी यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूंगा। एंड आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। एंड इसका एक और पार्ट का वीडियो, इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल है एंड जो इनका करंट वैल्यूएशन है उसके बारे में मैं बना के डाल दूंगा आगे फर्दर। थैंक यू।